नमस्कार, मैं हूं मनमोहन सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज वायरल। आज पूरे दिन बिहार पर गर्मा गर्मी, मतलब मैं कह सकता हूं बिहार पर गर्मा गर्मी इसलिए कि बिहार पे गहमा गहमी भी बनी हुई है, क्योंकि बिहार में चुनाव का आज आखिरी दिन, मतलब काउंटिंग। जिस काउंटिंग की बात कर रहे हैं वो किस्मत आजमाने वाले, भाग्य, जिसने भी विधानसभा चुनाव लड़ा है, बड़े बड़े प्रत्याशी हों या छोटे प्रत्याशी, विधानसभा का चुनाव लड़ करके अपने किस्मत का फैसला आज, या यूं कह सकते हैं कि अपने पिटारों का फैसला आज होने वाला है। तो आज उन्हीं पिटारों के फैसले के साथ हमारे साथ मौजूद हैं दिवाकर झा, जो कांग्रेस में है और हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए, उनसे भी जानेंगे। और हमारे साथ है रविंद्रनाथ चौबे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं समाज में बोलने के लिए, और लोहियावाद और समाजवाद पर विश्वास रखते हैं। उसके बाद हमारे भाजपा की तरफ से हैं रमन चौधरी, उनसे भी बात करेंगे। तो रमन चौधरी से को भी मैंने दिखाया। अब हमारे साथ जो जुड़े हैं, कुल्हान प्रवक्ता कहलाते हैं, सुरेश धारी जी। मैं सुरेश धारी जी का भी स्वागत करता हूं। आप सबका इंडिया न्यूज वायरल में तहे दिल से स्वागत है। हम डिबेट चालू करें उससे पहले आपको अभी तक का रुझान जो है मैं आपको बताना चाहूंगा। जो एनडीए है, एनडीए अभी भी बहुमत के कगार पर है, मतलब 128 पर एनडीए चल रही है। और जिस तरह से महागठबंधन की बात कर रहा हूं तो वो 103 पर चल रहे हैं। 243 सीटों का रुझान लगभग आ चुका है। अब जिस तरह से मैं मॉर्निंग में बात कर रहा था, सुबह की बात कर रहा था, 28 सीटों पर कांटे की टक्कर जो जबरदस्त तरीके से चल रही थी, ये उनके बीच है जो बीजेपी छोड़कर लोजपा में गए हैं, जो लोजपा छोड़कर आरजेडी में आए हैं, आरजेडी छोड़कर जेडीयू में गए। उनके बीच कहीं ना कहीं किसी रूप से महागठबंधन में या एनडीए में कांटे की टक्कर उनके साथ हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पार्टी के प्रत्याशियों की तरह उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा है। या हम कह सकते हैं वह हम में हो सकते हैं, या वो हम कह सकते हैं लोजपा में हो सकते हैं। सबसे ज्यादा अगर मैं बात कहूं तो यहां पर नुकसान जो है कांग्रेस को होता दिख रहा है, जेडीयू को होता दिख रहा है। लेकिन अगर मैं सबसे ज्यादा फायदे की बात करूं तो माले, जिस तरह से भाकपा की बात कर रहा हूं, सीपीआई को सबसे ज्यादा फायदा होता दिख रहा है। जिस सीपीआई को करीब 15 साल तक लोगों ने नकारा, आज वो करीब 17 सीटों पर, मतलब मैं कह सकता हूं 17 सीटों पर आगे चल रही है। तो क्या लोगों ने सीपीआई को स्वीकार कर लिया बिहार में? तो बिहार के जनादेश के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसका जनादेश? कौन बनेगा मुख्यमंत्री बिहार का? जिस तरह से बीजेपी को बढ़त मिली है, तो क्या बीजेपी अपने वादे पर कायम रहेगी? फिर से नीतीश कुमार, तेजस्वी की तेज रफ्तार, जितने तेजस्वी की तेज रफ्तार को जिस तरह से उन्होंने कहा था, तेजस्वी की तेज रफ्तार उनकी सरकार, ये उनका नारा था। लेकिन समय बदला, एग्जिट पोल में उनकी सरकार बनती दिख रही थी। एग्जिट पोल खत्म होने के बाद आज रुझानों का दिन है और रुझान में एनडीए को बहुमत वाली सरकार दिख रही है और एनडीए अभी बहुमत के आंकड़े पर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोरोना काल में बहुमत के आंकड़ा को थोड़ा सा बढ़ा करके इसलिए कह सकता हूं, यह कोरोना काल है। और कोरोना काल में जो चुनाव हुए हैं, चुनाव के जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, करीब 1 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पिछले बार से करीब 30,000 ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। उन्हीं पोलिंग बूथ के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि अभी चुनाव का फाइनल जो परिणाम आना बाकी है, और वो मुझे लगता है कि रात के 10 बजे तक ये फाइनल हो पाएगा कि कौन जीतेगा और कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। तेज रफ्तार वाली सरकार बनेगी या हम बात करें प्रण माने मोदी सरकार, जो एनडीए महागठबंधन के साथ अलग जिस तरह से उन्होंने सरकार बनाने की बात की, वो बनेंगे सरकार में। तो मैं सबसे पहले जो बात करूंगा कांग्रेस के साथ में, हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिवाकर जी, सीनियर नेता हैं कांग्रेस के। कहां चूक हुई, कैसे वो 40 से अभी घिसट करके 19 और 20 के बीच में आ गए हैं? तो सबसे ज्यादा नुकसान मुझे लगता है बिहार में कांग्रेस को होता दिख रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं कांग्रेस से ही पूछना चाहूंगा कि आखिर कैसे वो 40 से, क्या उनके कोई चेहरा नहीं था या कोई नेता नहीं था उनके लिए, जिसे मैं कह सकता हूं जैसे अशोक चौधरी कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपना पाला बदला और वो आज जदयू में कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर और मंत्री के तौर पर उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। हालांकि अभी कुछ दिन पहले उनको मंत्री से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन बिहार में अब लगता है ऐसा कोई चेहरा नहीं है कांग्रेस को लेकर, जिससे कि कांग्रेस को सबने लगभग 18 सीट या 19 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन कांग्रेस के सीनियर नेता दिवाकर जी से पूछना चाहूंगा, आखिर बिहार में आप कैसे चूक गए 40 से ऊपर? बिहार के लोगों के बीच जहाँ तक भी संभव हुआ है, हम लोग उनकी लड़ाई को लड़ते रहे हैं। और कैंडिडेट का भी जहाँ सवाल है, हमारे पास में नेताओं की कमी नहीं है बिहार में भी, लेकिन अभी अब जनता ने क्यों नहीं स्वीकार किया, यह निश्चित ही खोज का विषय है, जांच का विषय है। और इस संबंध में
हम लोग इसका जानकारी जरूर प्राप्त करेंगे कि आखिर क्यों हुआ ऐसा, हम हमारे ऊपर में जनता ने विश्वास क्यों नहीं किया, जबकि वहाँ के लोगों के मांग पर ही हमने उम्मीदवार दिया है। और जहाँ तक संभव हुआ हम लोगों ने प्रचार प्रसार भी किया, हमारे लोग, हमारे बड़े नेता वो वहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे ज़रूर चूक हुई है, उसका खोज हमको करना चाहिए और हम लोग करेंगे भी। जैसा कि आप महागठबंधन में थे, महागठबंधन में इस बार एग्जिट पोल में सरकार आपकी बनती दिख रही थी, लेकिन ठीक आज उसके उलट परिणाम उलट आए हैं आपके। तो कहीं आपको ऐसा लगता है कहीं ऐसी चूक सरकार, आप सरकार में जिस तरह से बात हो रही थी तेजस्वी सरकार की, तेज रफ्तार की, तो वो उनका सीएम चेहरा वो थे, और आपके लिए जिस हिसाब से जो कैंडिडेट दिए गए थे, जिस हिसाब से 40 सीट आपको बढ़त मिली थी, आज -20 पे आप आ गए हैं। तो ऐसा कहां, आप, मैं बार बार कहना चाहूंगा कि ऐसा क्या हुआ जिसका आपको बढ़त हासिल करनी थी, लेकिन महागठबंधन में शायद आप 20 पर आ गए, ऐसा क्यों? देखिए, हम जिस तरह से उन लोगों ने मुख्यमंत्री का चेहरा जनता के सामने रखा, वैसे ही हमारे महागठबंधन में भी मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी का नाम था और है ही। लेकिन अभी हम थोड़ी सी और उम्मीद कर रहे हैं, चूँकि यहाँ हमारा बढ़त कई बार बना हुआ है और काउंटिंग जारी है, हो सकता है कि हमारी सरकार बने, अभी इसी आशा में हम लोग हैं। हाँ, कांग्रेस में भी 1-2 बढ़ने की संभावना है, इसलिए कि कई सीटें अभी क्लियर नहीं हुई है कि वो फाइनल हो चुका। अभी हम उम्मीद लगाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। चलिए, उम्मीदों पर अब मैं बात करूं, उम्मीदों पर सरकार कायम है, उम्मीदों पर तो जिंदगी टिकी हुई है। चलिए मैं बात करता हूं, हमारे साथ समाजवाद, लोहियावाद, और हमारे साथ जो है रविंद्रनाथ चौबे जी मौजूद हैं। वो, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से बिहार में एक शासन प्रशासन की बात हो रही थी, जिस तरह से बिहार में रोजगार की बात हो रही थी, जिस तरह बिहार में रोजगार के मुद्दे पर विकास की बात की गई थी, तो क्या लगता है ऐसे में रोजगार बिहार को आगे बढ़ाने के लिए या विकास के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए क्या यह सरकार फिर से कायम रहेगी? एक समाजशास्त्र से और एक राजनीति विशेषज्ञ से मैं जानने की पूरी कोशिश करूंगा। नीतीश कुमार जी की पिछले 15 साल से सरकार चल रही है और 15 सालों में विभिन्न क्षेत्रों में विकास के जो जितने भी मानदंड हैं, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, सभी क्षेत्रों में बहुत काम हुआ है। बुनियादी क्षेत्र कुछ अछूते रह गए, जैसे शिक्षा एक बुनियादी क्षेत्र है, शिक्षा का हब हम लोग बिहार नहीं बनाए, नीतीश कुमार की एक बहुत कमी है। जैसे उत्तर बिहार में बाढ़ की विभीषिका हमेशा आती है, बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिए जितना बड़ा काम होना चाहिए नहीं हो पाया। तो बड़े योजनाओं में, बड़े बिहार के बड़े नवनिर्माण के कार्य में नीतीश कुमार निश्चय ही फेल हुए हैं, लेकिन छोटे छोटे समस्याओं को दूर करने में देश बिहार के लोगों की, जनता को दिल जीतने में कामयाब हुए हैं। महिलाओं के लिए जो पहला जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया कि लड़कियों को साइकिल दिया, और नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव में 50% महिलाओं को आरक्षण देकर एक महान समाजवादी, समतावादी नवनिर्माण का काम, लोहियावादी निर्माण का काम नीतीश कुमार ने किया, जो आने वाले सैकड़ों साल में याद की जाएगी। बिहार में जो काम हुआ है वो मामूली नहीं है। उसी तरह से दहेज विरोधी आंदोलन चला है। नीतीश कुमार में एक सबसे बड़ी खूबी है कि वो समाजवाद को सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति से जोड़ रहे हैं। आज बिहार में जो भी आगे लोग आए हैं वो सामाजिक क्रांति के कारण आए, लोहिया के सामाजिक कारण, जिसमें कि पिछड़े जातियों को बढ़ाने का नारा दिया गया था, उसको तो नीतीश कुमार कर ही रहे थे। फिर उन्होंने सांस्कृतिक क्रांति को जोड़ा, शराबबंदी को लागू किया। मान लीजिए कि शराबबंदी पूरे तौर पर नहीं लागू हो पाया क्योंकि हमारा चरित्र, अफसरशाही का चरित्र नहीं कंट्रोल कर पाए। नीतीश कुमार के खिलाफ एक माहौल जो रहा वो अफसरशाही को कंट्रोल नहीं करने के कारण रहा। जैसे झारखंड में भी, बिहार में अफसरशाही, झारखंड में भी रघुवर दास के कार्यकाल में अफसरशाही चरम पर थी, वैसे ही नीतीश कुमार के कार्यकाल में अफसरशाही चरम पर है, जिसके कारण भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाए हैं, जो जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए। अगर इन 3-4 चीज़ों को छोड़ दे, भ्रष्टाचार और अफसरशाही की तानाशाही और शिक्षा और बाढ़ के नियंत्रण को, ये 4 चीज़ों को छोड़ दें, तो बाकी सभी क्षेत्रों में जनता के व्यापक हितों में उन्होंने काम किया है। घर में नल पहुंचना, गांव में नल पहुंचना, गांव गांव में सड़क पहुंचना,
पंचायतों को इतना अधिकार देना, उसके बाद से अस्पतालों में धीरे धीरे सुधार होना, उसके बाद से शिक्षा में भी जितना संभव हो सके टीचरों की बहाली। बताइए 8,000 रुपया में शिक्षक बहाल हुआ था, मुझे याद है। आज जो है 28,000 रुपया शिक्षक को मिल रहा है। तो नीतीश कुमार विकास के साथ न्याय का कार्य कर रहे हैं और व्यापक जनहित में कर रहे हैं, जिसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है। रवीना जी, जिस तरह से समाजवाद की बात की जा रही है, जिस तरह से आप सबने समाजवाद की बात की, नीतीश कुमार समाजवाद से आते हैं, समाजवाद को उन्होंने नजदीक से देखा और समाजवाद के नेता वो भी कहलाते, क्योंकि जेपी आंदोलन के तहत में नीतीश कुमार और लालू यादव आए सामने, कई और बड़े नेता हैं, लेकिन मैं आज उनकी बात इसलिए क्योंकि हम बिहार की बात कर रहे हैं। लेकिन आज उन्हीं समाजवाद के तहत में अगर मैं बात करूं तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने समाजवाद आज भी जारी रखा? पहला। दूसरा चीज, समाजवाद की अगर मैं बात कर रहा हूं, जेपी को तो वो भूल चुके हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज, क्या बिहार रोजगार की तरफ है? क्या बिहार विकास मुद्दे पर बात कर रहा है? मुझे ये आपसे इसलिए जानना क्योंकि आपने समाजवाद को सामने से देखा है। क्योंकि बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी, जिस तरह से शिक्षा पर कोई बात नहीं कर रहा है। अगर चुनाव में मैं बात करूं वोट मांगने की, किसी ने इस दो बातों पर, ना रोजगार पे, ना मुद्दे पे, ना विकास पे बात की है। जिसने भी बात की है, जंगल के युवराज पे बात की है, लालू यादव पे बात की है। क्यों? आखिर लालू यादव 15 साल पहले उन्होंने एक शासन को छोड़ा था, उसके बाद वो जेल में आज अपनी सजा काट रहे हैं, चाहे मैं कहता हूं बंगलों में अपनी सजा काट रहे हैं, लेकिन बिहार प्रदेश से वो दूर हैं। तो आखिर बार बार उनका नाम क्यों आता है और समाजवाद अब कहां है इस वक्त? देखिए, रोजगार के बारे में एक भ्रांति दूर करनी चाहिए। सभी को सरकारी रोजगार नहीं मिल सकता, लेकिन सभी लोग पकौड़े भी तो नहीं तल सकते हैं ना। आप सुन लीजिए, मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी इस समय राष्ट्रीय नवनिर्माण का काम कर रहे हैं पूरे देश के लिए। मोदी जी का जो कंसेप्शन है कि हम रोजगार के बदले में हम लोगों को अवसर प्रदान करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। आज देखिए, मछली को लेकर, आज हम लोग तो वेजिटेरियन हैं, हम लोग शाकाहारी ब्राह्मण परिवार से आते हैं, लेकिन मछली को लेकर, मलाहों को लेकर मोदी के नेतृत्व में जितना बड़ा काम हर प्रदेश में हुआ है, उससे बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। उसी प्रकार से अब आप देखें कि ग्रामीण कृषि विकास के क्षेत्र में बहुत कार्यक्रम मिला, मनरेगा को मोदी जी ने रोका नहीं। उसके बाद से अब अगर आप देखेंगे कि सड़क बनाने में रोजगार बनता है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में, जैसे हाईवे बढ़ रहा है, जैसे कनेक्टिविटी बढ़, चूँकि हमारे बिहार में बंदरगाह नहीं है तो इसीलिए एक कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन जो कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम एनडीए हर प्रांत में करे, उससे रोजगार सृजन हो रहा है। और तीसरा बात जो हो रहा है कि लोगों को रोजगार के लिए अवसर प्रदान किया जा रहा है कि तुम जैसे ठेला वाले को, मोदी जी का एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है कि 15,000 रुपया, 10,000 रुपया हर ठेला वालों को, वेंडर्स को दिया जाए। तो बड़े पैमाने पर लाखों करोड़ों वेंडर्स को रोजगार मिल रहा है। आज डोसा बनाने वाले को, आज जो है चनाचूर बेचने वाले को, आज जो है ठेला पर काम करने वाले, लाखों करोड़ों लोगों में संख्या बढ़ी। इसीलिए रोजगार में एक बार मोदी जी ने कहा कि पकौड़ी बेचने का काम तो लोग मजाक उड़ाए, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ अगर ईमानदारी से लोग काम करने जाए तो छोटे छोटे व्यवसाय से, छोटे छोटे सेवा के क्षेत्र में, होटल के क्षेत्र में, दुकानदारी के क्षेत्र में बहुत बड़ी रोजगार सृजन का काम नीतीश कुमार और एनडीए सब लोग कर रहा है। इसलिए केवल सरकारी रोजगार पर हम न जाएं, बल्कि हम रोजगार का आय बढ़ाने पर जाए। लोगों का आय बढ़ रहा है। दूसरी बात, मैं आपके पास बात कहकर मैं दम लूंगा। समाजवाद में नीतीश कुमार को मैं इसलिए अच्छा मानता हूं कि लोहिया जी कहा करते थे, और मार्क्सवादी लोग में आज भी है, कि संपत्ति का जो है हिसाब किताब रहना चाहिए, और जो सामाजिक काम में जाए, जो राजनीति में जाए, पद में जाए, वो संपत्ति कमाकर अपने और अपने परिवार को न बनाए। और इस मामले में नीतीश कुमार अकेले समाजवादी है। थोड़ा रघुवंश प्रसाद सिंह थे जो मर गए अभी, जिन्होंने निजी संपत्ति 30 साल से नीतीश कुमार मंत्री हैं या मुख्यमंत्री, दोनों मिलाकर, केंद्र और राज्य मिलाकर 30 साल से हैं। देख रहे हैं, रेल मंत्री भी थे, कृषि मंत्री भी थे, लेकिन उनका जो 1 करोड़ कितना संपत्ति रहता है हर साल रहता है।
तो इस मामले में एक नया उन्होंने मानक गढ़ा है जो कम्युनिस्टों में सिर्फ है। कम्युनिस्टों में आप देखेंगे कि जो कम्युनिस्ट विधायक, मिनिस्टर, मंत्री होने पर भी वो बड़े बंगलों के लिए नहीं लड़ता है, वो अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए नहीं लड़ता। अगर राजनीति में केवल संपत्ति नहीं बढ़ाने का संकल्प किया जाए तो राजनीति का शुद्धिकरण होगा, नंबर 1। नंबर 2, संपत्ति बनाने का जो दूसरा जो पक्ष होता है परिवारवाद। अगर आप परिवार के लोगों को गलत तरजीह न देंगे तो समाज में न्याय की चीज जाएगी। तीसरा जो नीतीश कुमार का जो काम था कि जिला स्तर पर जो दलाल किस्म के लोग थे, हर पार्टी में होते हैं, जदयू में भी होंगे, भाजपा में भी होंगे, उनका उन्होंने नहीं सुना, इसलिए भी कुछ नाराजगी है। तो नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो 3 मानदंड रखा, संपत्ति नहीं बढ़ाया, उसके बाद से परिवारवाद नहीं किया और दलालों की बात नहीं सुना, जिसके चलते लूट और होती। आज क्या होता है, दिल्ली जो सचिवालय में लूट करता था उसको मोदी जी ने रोका, बिचौलियों को खत्म किया। और यहाँ पर अगर पटना में आप देखें, पटना सचिवालय में लोग दलाली करके करोड़ों रुपया कमाने वाली जो संस्कृति थी उसको नीतीश कुमार ने खत्म किया। तो ये 3 समाजवादी काम उनके तरफ से हुआ है, जिसको मैं मानता हूं कि और हमारे समाजवादी लोग नहीं कर पा रहे हैं। समाजवाद का एक पूरा परिचय रविन्द्रनाथ चौबे ने दिया है। समाजवाद का मकसद क्या था, वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और गरीबों के साथ समय बिताना समाजवाद का एक मकसद के लिए जो खड़ा किया गया था। शायद नीतीश कुमार, संपत्ति भी नहीं बढ़ाना, शायद नीतीश कुमार उसमें कहीं ना कहीं किसी रूप में सफल होते हुए नजर आते हैं। इसलिए रविन्द्रनाथ चौबे ने जो उनका परिभाषा दिया है, ये बहुत सही परिभाषा उनका दिया है, ठीक है, उनके साथ में। लेकिन बात रोजगार और मुद्दे पर आती है, बात रोजगार, मुद्दे, विकास पर आती है। बीजेपी रोजगार मुद्दे पर बात करती है, बीजेपी विकास के मुद्दे पर बात करती है, लेकिन देश में कितना विकास हुआ ये जनता जानती है, क्योंकि जनता ही तय करती है, मैंडेट जनता के हाथ में होता है और जनता ही तय करती है कब किसको किस जगह का मुख्यमंत्री बनाना है, एमएलए बनाना है, एमपी बनाना है या किसी जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसको सरकार में लाना, ये जनता ही तय करती है। और आज जनता का फैसला जो है, रुझानों की तरफ से मैं बात कर रहा हूं, तो जनता का फैसला बहुमत के आंकड़ों में अगर बात करें तो एनडीए को मिलता दिख रहा है। अभी जो मैं बात कर रहा हूं, फिर से नीतीश कुमार करीब 124 पे चल रहे हैं, 124 प्लस के आसपास में एनडीए है। और अगर मैं बात करूं जैसे तेजस्वी की सरकार में तो 110, ये कभी वो आंकड़ा कभी देख रहे हो, कभी 103, कभी 128, कभी 134, ये आंकड़ा चल रहा है। मैंने कहा कि कोरोना काल में ये जो पोलिंग बूथ है जो कभी 60,000 हुआ करती थी, अभी 1 लाख के करीब में है। तो इसलिए कोरोना काल के अगर ये बढ़ाई गई है पोलिंग बूथ, तो कहीं कहीं अभी आंकड़ों के बात करो 50% मतदान, मैं कहूँ तो 2 करोड़ के आसपास का मतदान अभी तक पूरा हो चुका है। अभी 50% बाकी है। ये पूरा रिजल्ट आने में करीब रात के मुझे लगता है 10 या 11 बज जाएंगे। चलिए, हमारे साथ एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ जी। मैं उनसे भी जानना चाहता हूं कि क्या बिहार में बदलाव के बयार जिस तरह से बात की जा रही थी, तेज रफ्तार की बात की जा रही थी, तो क्या आपको लगता है कि रुझान में जिस तरह से बीजेपी की सरकार है ये कायम रहेगा? बिल्कुल, ये एक विकास की राजनीति वाली जीत है जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा है कि गरीब को 6 महीना 3 महीना तक सिलेंडर मुफ्त मिला। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बिहार में गरीबों का चूल्हा जला। इससे दलित और पिछड़ा जाति ने भी अपना समर्थन किया, उनका भी मैं धन्यवाद जाहिर करता हूं। लेकिन निश्चित तौर पर नीतीश जी से बहुत लोग निराशा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और हमारे जो कानून मंत्री हैं देश के रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने मीडिया के माध्यम से जानकारी दिया कि नीतीश जी के बिहार में जनता नीतीश जी के लिए गुस्सा, आक्रोश है। क्यों? तो बिहार में जितना विकास होना चाहिए उतना विकास हो नहीं पाया। बिजली मिला, पानी मिला, सड़क मिला, सब कुछ मिला, लेकिन जो रोड पर गरीब है उनको अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर आवंटित किया जाना चाहिए, वो अब तक नहीं हो पाया है। कुछ कुछ हुआ है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने क्षेत्र में और अपने राज्य में किया है, जैसे गुजरात है। और उपचुनाव, झारखंड उपचुनाव का भी मैं बहुत ही आभारी हूं कि झारखंड उपचुनाव भी शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। दुमका सीट से लुइस मरांडी जी आगे चल रहे थे और अभी पीछे चल रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भाई हैं,
बिहार की मैं बात कर रहा हूं, क्या लगता है बिहार में जिस तरह से रुझानों में बीजेपी ने अपनी बढ़त बरकरार रखी है, कि आगे भी जारी रहेगी? इस पर विकास करनी चाहिए इन लोगों को। यदि जनता ने जब एक बार और समर्थन किया, लोग जान रहा है, लोग समझ रहे हैं कि पहला जंगल, सॉरी माफ कीजिएगा, हमें पुराना जंगल राज नहीं चाहिए, हमें एक परिवारवाद, जातिवाद, एक अच्छा विकास चाहिए बिहार में, जो कि चलिए हम फिर बात करेंगे। अभी मैं सीधा चलता हूं, हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं रमन चौधरी जी। मैं रमन चौधरी से जानने की कोशिश करूंगा, क्या फ्री वैक्सीन ने बिहार का विकास कर गया, या फ्री वैक्सीन ने बिहार की बदली बयार, या मैं कह सकता हूं जिस तरह से एग्जिट पोल ने महागठबंधन की सरकार बनती दिखाई थी, तो आज लगता है कि कहा था मुझे किसी नेता ने, साइलेंट वोटर, बीजेपी एक साइलेंट वोटर के तहत काम कर गई, और बीजेपी साइलेंट वोटर के तहत जो था वो उन्होंने अपना बटन दबाया। मैंडेट जो है अभी रुझानों के तहत मैंडेट जो है बीजेपी की तरफ, एनडीए की तरफ बढ़ती जा रही है। तो क्या फ्री वैक्सीन काम करेगी रमन जी? जी बिल्कुल नहीं। हमारी सरकार डिलीवरिंग सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री जी पिछले 6 वर्षों से गरीब दीन दुखियों की सेवा में लगे हुए हैं। हमने करीबन 10 करोड़ परिवारों में 1.25 करोड़ टॉयलेट्स बनाए, जिससे हमारी मातृशक्ति बहनों को एक सम्मान मिला। हमने हर घर में, हर गरीब दलित के घर में जो गैस चूल्हे दिए, मुफ्त में दिए, सिलेंडर्स दिए, जिससे हमारी माताओं को आँख का और दमा का प्रॉब्लम मुक्त हुआ। हमने बिहार को प्रगति के मार्ग पे लाया। पहले बिहार एक पिछड़ा राज्य हुआ करता था, जहाँ पे आपका जो जीडीपी था, राष्ट्र के जीडीपी में सिर्फ 3% ही 2004 तक दिया जाता था। आज 2020 में देश का 10% जीडीपी बिहार के द्वारा जाता है। बिहार जिस समय नीतीश कुमार जी बिहार के बागडोर संभाले थे, उस समय की स्थिति बहुत ही भयानक की सरकार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सजा है, संवरा है, और आने वाले दिन में एक विकसित राज्य बनने की संभावना है। हमारे बीजेपी की सरकार ने, क्योंकि अभी 6 वर्ष ही हुए हैं हमारे केंद्र में मोदी जी की सरकार, इस दौरान हमने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए एनआईटी दिए, एम्स दिए, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर की सुधार हो रही है। अभी कुछ ही दिनों में अभी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों की आय की वृद्धि की बात की जा रही है। मैं बात देखिए, किसानों की अगर बात करूं, आय की वृद्धि की बात करूं, वो सब ठीक है, लेकिन मैं बार बार एक ही मुद्दे पर बात कर रहा हूं कि बिहार चुनाव सबसे अहम माना जा रहा था। क्यों अहम माना जा रहा था ये आपको भी पता है, क्योंकि बिहार की जो लड़ाई है, यहां से अगर कार्यकर्ताओं और उनके प्रतिनिधि जो कर रहे थे, अगर उनमें जोश भर रहे थे, वो जोश के बाद वो बंगाल की तरफ रुख करते। जैसे कि आपने देखा होगा, बिहार इलेक्शन खत्म होने के तुरंत बाद अमित शाह, जो देश के गृह मंत्री है, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, वो बंगाल की तरफ रुख कर चुके हैं। लेकिन बार बार क्वेश्चन यही होता है कि बिहार में विकास की जो बात करनी चाहिए, जो विकास के बयार की बात की जा रही है, क्या उतना विकास हुआ? पहली बात। और विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? आपने चुनाव जो लड़ा है युवराज, जंगल के युवराज के ऊपर चुनाव लड़ा है। आपने जो चुनाव लड़ा है लालू के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है। इसके अलावा आपने और कोई विकास की बात नहीं की। मैं ये जानना चाहता हूं आखिर क्यों? क्या आपके पास विकास का डेटा नहीं था, या विकास आपने किया नहीं था? नहीं, बिल्कुल मैं इससे असहमत हूँ। हम लोगों ने काफ़ी विकास किया है, प्रगति के पथ पे बिहार चल रहा है। और अभी हमारे जो आम जनता जो है, जैसा कि आप एग्जिट पोल में देखें, एग्जिट पोल में महागठबंधन को काफ़ी ये दिया गया, परंतु बिहार की 10 करोड़ जनता ने नीतीश कुमार पे पुनः विश्वास जताया है। तो लोकतंत्र में जिस पे विश्वास जनता जमाती है, उसका वो माने वाकई पिछले उसके 15 वर्षों के कार्यों का ये आशीर्वाद मिला मैं है। आपको बता दूं रमन जी, नीतीश कुमार पिछली विधानसभा से, जो 2015 जो विधानसभा उनकी बनी थी, वो करीब 70+ सीट जीत करके आए थे। लेकिन आज स्थिति ये है, मुझे लगता है कि वो 50 से 55, अभी 50% आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूं, 50% आंकड़ों में वो काफी पीछे चल रहे हैं। तो आखिर नीतीश कुमार को लोगों ने नकारा, या उनके काम को लोगों ने नकारा, या उनके शराबबंदी के लोगों ने नकारा, या रोजगार के मुद्दे पर लोगों ने नकारा? क्योंकि बात हम एनडीए की कर रहे हैं घुमा फिरा के, क्योंकि वापस जिस तरह से महागठबंधन में सरकार बनी थी, महागठबंधन से नाराज होकर, महागठबंधन से टूट कर उन्होंने फिर एनडीए में चले गए। तो आखिर इस बार जो सरकार बनी है, इसमें किसका श्रेय सबसे ज्यादा होता है? क्योंकि नीतीश कुमार तो काफी पीछे हैं।
देखिए, हमारा जो एनडीए परिवार है वो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मुखिया हैं। हमारी मुखिया जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पूरे बिहार में अच्छे ढंग से अपनी सरकार के प्रचार मैंने कार्यों को प्रचार प्रसार किया, और जो उन्होंने कहा उसको जनता ने समर्थन दिया। जो भी हमारे विकास हुई, चाहे उज्ज्वला योजना हो, आवास योजना हो, रोजगार के लिए भी हम लोगों ने कहा है कि हम 19 लाख लोगों को स्वरोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, एक बेहतर शिक्षा पद्धति देंगे, लोगों के जीवन स्तर को सुधारेंगे। देखिए, 2004 में कम से कम 25% गांव में भी बिजली नहीं पहुंची थी। आज हमारे देश में बिहार का एक भी कस्बा नहीं है जहां पे बिजली नहीं पहुंची है। पहले पीने की पानी के लिए लोगों को आधा दिन समय लाइन में लग के गुजारना पड़ता था। आज हमने हर गांव के हर घर में जल पहुंचाया है। तो हमने बहुत काम किए हैं, बुनियादी रूप से बहुत गांव तक में रोड बनाया है, हर जगह हाईवे बनाए हैं। जो जल मार्ग है, जो माने जिसका कोई देखने वाला नहीं था, वो अभी हमारे यहाँ जल की भी बहुत जल मार्ग से भी बंदरगाहों को जोड़ा जा रहा है ना। किसानों के लिए हम आय को दुगनी करेंगे। अभी सिर्फ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी भारत के पूरे कृषि किसानों के देखेंगे तो सिर्फ 2% उनका योगदान हो रहा है हमारी जीडीपी में, लेकिन प्रधानमंत्री जी इसे 10% ले जाना चाहते हैं। यदि 10% जाएगा ये आंकड़ा, जो कि हम पूरा आधुनिक खेती और उनको सहयोग करके कर लेंगे, आत्मनिर्भर भारत का कई कार्यक्रम चल रहे हैं। आप देखिए, पहले अल्पसंख्यकों को कोई माने चिंता नहीं करता था कि उनका वो उद्योग बनाएं, उनके लिए भी हमारे यहाँ माने कोई भेदभाव नहीं है। अल्पसंख्यक के लिए भी हम लोगों ने लोन दे रखा है। एसटी एससी के लिए अलग उद्योग लगाने के लिए सरकार मदद कर रही है। माने एक सब्जी बेचने वाला से लेकर के बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाया जा रहा है। कोरोना काल हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है। चाइना से कई उद्योग हमारे देश में आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। अभी हमारा जो पूरा जीडीपी है वो 2 लाख करोड़ तक का ही जा रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसको $5 ट्रिलियन तक आगे चलिए जीडीपी की बात करेंगे, क्योंकि जीडीपी आपको पता है बिहार के बाद बंगाल की बारी है, तो जीडीपी कितना उछलेगा, जीडीपी कितना गिरेगा, ये तो हम बात करेंगे। क्योंकि आपको भी पता है कोरोना काल में हमारे जीडीपी क्या था और किसको क्या मिला। बिहार के प्रवासी मजदूर हो, चाहे झारखंड के प्रवासी मजदूर हो, या हम यूँ कह सकते हैं कि जहाँ भी मजदूर प्रवासी की तरह काम कर रहे थे, जब वो अपने प्रदेश आते हैं तो उनको क्या मिला और अब क्या मिल रहा है, ये तो आपको भी पता और हमें भी पता है। चलिए बात करते हैं कुल्हान के प्रवक्ता हैं सुरेश धारी जी से। इन्होंने मैं बात करूँ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो मैं बात करूंगा सुरेश धारी से और उनसे जानने की कोशिश करूंगा। मैंने उनका फेसबुक पढ़ा था, महागठबंधन की सरकार बनेगी और हमारी सरकार का सीएम होगा। तो जिस मैंने विश्वास के तहत, जिस खुशी के तहत उन्होंने फेसबुक पे लिखा था, तो मैं उनसे जानना चाहूंगा, तो क्या उन्होंने इतराकर ये लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी, या एग्जिट पोल के ऊपर उन्होंने लिखा था? क्योंकि एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बन रही थी और आज जो रुझान में है, वही रुझानों में महागठबंधन की सरकार छोड़कर एनडीए की पूर्ण बहुमत वाली सरकार अभी बनती दिख रही है। 50% आंकड़ों के तहत, 50% वोट के तहत मैं कह सकता हूं, क्योंकि 4 करोड़ से 2 करोड़ आंकड़ा पार कर चुका अभी तक वोटों के समीकरण में। इसलिए अब मैं सुरेश धारी से मेरा पहला क्वेश्चन, जितनी खुशी उन्हें सुबह थी, क्या अभी वो खुशी है? सुबह से अधिक खुशी अभी है। इसलिए अधिक खुशी है क्योंकि बिहार में जो चुनाव का जो रिजल्ट सामने आया है, रिजल्ट आज जनता को दिख रहा है, लेकिन हम लोग को यह रिजल्ट चुनाव के पूर्व से ही अनुमान है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार आएगी। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बिहार के जनता का जो जनादेश है वो कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के साथ है। क्योंकि जिस ढंग से कोरोना काल में भारत के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार के मजदूरों के साथ, प्रवासी मजदूरों के साथ जो व्यवहार करने का काम किया, जो भी मजदूर बिहार आना चाहते थे उसको नहीं आने दिया गया। और सवाल उठता है कि बिहार से मजदूर गया ही क्यों? जब 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार थी, जो बहुत सुशासन बाबू की सरकार थी, तो आज बिहार के मजदूर यहाँ से लेकर गोवा तक क्यों कमाने के लिए गए? क्यों बिहार में रोजगार नहीं हो सकता है? आज बिहार के नौजवानों को क्यों अपना प्रदेश छोड़कर बाहर जाना पड़ता है? आज बिहार के विद्यार्थियों को क्यों अपना प्रदेश छोड़कर बाहर जाना पड़ता है? और साधारण सी इलाज के लिए बिहार के लोगों को क्यों दिल्ली और पटना और जाना पड़ता है? इसके लिए कौन जिम्मेवार? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार नहीं है? जब 15 साल की मौका मिला बिहार में नीतीश कुमार के, और 15 साल से मोदी जी के साथ इनका डबल इंजन का सरकार है, तो भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश जी का जो डबल इंजन का सरकार है, उस परिस्थिति में भी आज बिहार के लोग
दूसरे स्टेट पर, दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। क्या इसके लिए नीतीश कुमार दोषी नहीं है? बिहार के जनादेश के साथ नीतीश कुमार ने जो पीठ में छुरा घोपने का काम किया था, बिहार में अगली चुनाव में बिहार में जनादेश नीतीश कुमार और लालू यादव को मिला था, लेकिन नीतीश कुमार ने अब लालू जी के पीठ में छुरा घोपने का काम किया और जनादेश के पीठ में छुरा घोपने का काम किया। और आज नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं बहुत विकास किया। अगर नीतीश कुमार ने विकास किया है तो आप बिहार में चलिए, बिहार में अब निकलिए हमारे साथ सड़क से। चलिए, ये तो नीतीश कुमार ने विकास किया नहीं किया तो हम सब ने देख लिया, लेकिन आप तो भाई विकास के मुद्दे पर आपने चुनाव लड़ा था 2015 में, आपकी सरकार आई भी, ठीक है। एक समय आया जब पलटू राम के जिस तरह से उनको अब नाम मिला पलटू राम, वो पलट गए और पलट करके वो एनडीए में चले जाते हैं, लेकिन आप तो 40 पर थे। आपने ऐसी क्या गलती की कि आपकी सीटों को आज वहां से छीन करके कोई भाकपा माले और सीपीआई ले गए? क्यों? आखिर ऐसा क्यों? ऐसा कौन सा समीकरण बना? ये आपको दिख रहा है कि महागठबंधन में, चूंकि गठबंधन जब बनता है उसमें बहुत सा दल को एक साथ लेकर के हम चुनाव लड़ते हैं, तो इस परिस्थिति में सभी साथियों को उचित सम्मानजनक जगह दिया जाता है। उसमें महागठबंधन में कांग्रेस को 70 सीट मिला, तो 70 सीट में अभी रिजल्ट आने दीजिए। रिजल्ट जब पूरा आ जाएगा तब कुछ दिखेगा कि 70 में कितने सीटों पर हम जीतने का काम किए हैं। ये रिजल्ट टीवी का रिजल्ट से मतलब मैं अधिक मतलब इसको नहीं मान रहा हूँ रियलिटी, क्योंकि जनता ने महागठबंधन को साथ देने का काम किया है। जनता का झुकाव महागठबंधन की तरफ है। मतलब आप एग्जिट पोल के तरफ है कि हमारी सरकार बन रही है? एग्जिट पोल नहीं, मैं बिहार की जनता के मर्म को समझता हूँ, बिहार की जनता को मैं जानता हूँ। बिहार की जनता ने सदैव, आज से नहीं, देश की आजादी से लेकर आज तक बिहार के लोगों ने देश को नेतृत्व करने का काम किया है। चाहे महात्मा गांधी से लेकर के लोहिया जी से लेकर के आपको विनोबा भावे से लेकर के जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, जब भी देश में बदलाव आया, जब भी देश में आंदोलन हुआ है, बिहार उसको नेतृत्व किया है। और बिहार को नेतृत्व के बल पर ही देश में बदलाव आता है, इतिहास गवाह है। इसलिए बिहार का जो बदलाव है, बिहार के चाबी से ही देश का ताला खोला जाएगा। देश मैं में हमेशा देखता हूं कि आप लोग कभी लोहियावाद की बात करते हैं, कभी समाजवाद की बात करते हैं, ठीक है, लोहियावाद, समाजवाद, लेकिन कभी दलितों की मसीहा। मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप इस बात को जानिएगा। दलितों का मसीहा अगर मैं कहूं तो रामविलास पासवान को कहा जाता है, ठीक है। कुर्मियों का नेता नीतीश कुमार को कहा जाता है। इसी तरह पासवान का नेता भी रामविलास पासवान, मान लीजिए कुशवाहा के नेता राल एसपी। भाई वोटों के समीकरण को देखें तो किसी का 4%, किसी का 6%, किसी का 3%, वोटों के समीकरण के आधार पर वोट दिया जाता है। लेकिन इन्हीं वोट को लेकर क्या कोई दलितों का मसीहा हो या कोई कुर्मी का नेता हो? कितने कुर्मियों का, कितने दलितों का विकास हुआ? मुझे सिर्फ इस बात का आप जवाब दें। वो देखिए, कोई जात का नेता किसी जात का विकास नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? जब वो जात का नेता है, जात का नेता और समाज के नेता के रूप में बात होता तो हम उसके विकास की बात क्यों नहीं? इसका मतलब हम वोट लेने की राजनीति करते हैं। सवाल उठता है, आप जात का नेता बोल रहे हैं, रामविलास पासवान जात के नेता नहीं थे, रामविलास पासवान जमात के नेता थे। आप गलत बोल रहे हैं कि रामविलास पासवान जात के नेता थे। आपको बता दें कि जब मंडल आयोग इस देश में लागू हुआ, मंडल आयोग पिछड़ा वर्ग का आंदोलन था। रामविलास पासवान अगर जमात के नेता थे, रामविलास पासवान को दलितों का मसीहा क्यों कहा जाता था? मंडल आयोग जब आया तो रामविलास जी तो शेड्यूल कास्ट के थे, उनको तो आरक्षण मिल ही रहा था। लेकिन मंडल आयोग के आंदोलन में रामविलास जी ने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसलिए रामविलास जी जात के नेता पर बोलिए मैं इसका विरोध करूंगा। जात के नेता सब समाज के नेता थे। ये आपकी मानसिकता है, समाज की मानसिकता है कि कोई दलित है तो दलित के नेता, लेकिन एक अपर क्लास के लोग सब समाज के नेता हो सकता है और एक दलित सब समाज के नेता नहीं होता है। इस मानसिकता का आपको बदलना होगा और इसी का जवाब बिहार की जनता दे रही है। आज जो बिहार में जो सरकार महागठबंधन की बन रही है, इसी का जवाब है कि बिहार में देश को नेतृत्व करेगा, जिसका रिजल्ट हमको आज दिख रहा है। खैर, रुझानों के तहत में जिस तरह से एनडीए की बात कर रहे हैं और एनडीए की जिस तरह से सरकार बन रही है, और मैं आपको फिर से एक बार आंकड़े बताऊंगा कि जिस तरह से एनडीए को, नीतीश कुमार को 126 प्लस का मैंडेट मिलता दिख रहा है रुझानों के तहत में, उसी तरह तेजस्वी तेज रफ्तार तेज सरकार को करीब 106 प्लस का मैंडेट दिख रहा है रुझानों के तहत में। और मैं बात कर रहा हूं 243 विधानसभा जो रुझानों के तहत में उनका लगभग आ चुका है। तो करीब 123, कभी 128, कभी 103, 108 ये रुझान है। और 50% मतदाताओं का मतदान को मैं कह सकता हूं कि उनकी पोलिंग जो है वो लगभग निकाली जा चुकी है। अब उसी के आधार पर जिस तरह से जेडीयू को बहुत नुकसान होता दिख रहा है, अभी 44 प्लस पर जेडीयू चल रही है, उसी तरह आरजेडी, कभी आरजेडी 83 के आसपास में थी तो आरजेडी अभी 69 में दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस जो 40 सीटों पर चल रहे थे वहीं 18 सीटों पर उनको दिख रहा, और वहीं जो भाकपा माले का अस्तित्व खो चुका था बिहार में, वो शायद अभी 19 सीटों पर आगे चल रही है। मतलब सबसे ज्यादा फायदा मैं कह सकता हूं 98% का फायदा भाकपा माले को, सीपीआई को मिलता दिख रहा है। आखिर बिहार में किसकी बनेगी सरकार, किसका होगा जनादेश,
कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये तो आज तय हो जाएगा रात के 10 बजे तक। लेकिन हमारे साथ कुछ नेतागण, समाजशास्त्र सब बैठे हुए हैं। मैं उनसे इसी तरह विकास के बिहार की बात करने की कोशिश करूंगा। मैं समाजशास्त्री फिर रविंद्रनाथ चौबे जी को वापस आऊंगा। दलित, मसीहा, कुर्मी सबके एक नेता फिक्स हैं, सबके लगभग जात और जमात की तो हम बात करते हैं। जमात सर्व समाज के नेता कहते थे रामविलास पासवान जी, चाहे उनके बेटा जो भी हो। लेकिन ऐसा कहां मैं कहता हूं सर्व समाज का नेता हो, दलितों का नेता हो, कुर्मी नेता, किसी का भी विकास उन्होंने किया हो, उनकी पार्टी ने किया हो या जात जमात ने किया हो? रविंद्रनाथ जी। ना ऐसा हुआ है। देखिए सब आप जरा से 50 साल का इतिहास देखिएगा तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 500,000 सालों से ऊंची जातियों का वर्चस्व रहा भारत में, शिक्षा में, पद पर ऊंची जातियों का वर्चस्व। उसको तोड़ने के लिए दक्षिण के आंदोलन ने और डॉक्टर लोहिया के आंदोलन ने पिछड़ा पावे 100 में 60, संसो पाने बाधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। पिछड़े जाति को 100 में 60 देने का जो आंदोलन चला वो हिट कर गया। आज बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन इलाकों में कोई भी ऊंची जात का आदमी मुख्यमंत्री होने को सोच नहीं सकता। तो समाजवादी आंदोलन के कारण रामविलास पासवान जी मेरे ही साथ, वो भी 69 में एमएल हुए थे, हम भी 68 में 67 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में ज्वाइन किए थे, हमारे मित्र रहे हैं। तो रामविलास पासवान जी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे, विधायक थे। और जब उनको जो है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में कुर्मी और यादव की ज़्यादा चलती थी, उनको तरजीह नहीं मिला तो वो दलित नेता के रूप में उभरे और अच्छा काम किए। दलितों की समस्याओं को उभारने का काम रामविलास पासवान ने अच्छा किया। तो हमारे समाज में क्या हुआ कि समाजवादी आंदोलन मध्य जातियों में सिमट गया। यही बहुत बड़ी हम लोग की अतिक्रांति, प्रतिक्रांति हुई कि समाजवादी आंदोलन जो दलितों को बढ़ाने का काम होना चाहिए था, वो केवल कुर्मी और जादुओं को बढ़ाने का काम हो गया। इसीलिए हमारे यहाँ एक प्रतिक्रांति हो गई। लेकिन मैंने ज्यादातर देखा है समाजवाद, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, मैंने ज्यादातर देखा है क्षेत्रीय पार्टियां, जिस तरह से रामविलास पासवान ने भी अपना पार्टी बनाया और एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी बनाया। लोक जनशक्ति पार्टी हो चाहे और भी क्षेत्रीय पार्टी हो, आप देखिएगा उनके परिवार के लोगों का ज्यादा दबदबा होता है। क्यों नहीं एक कार्यकर्ता, जैसे मैं बात कर रहा हूं हर कार्यकर्ताओं के नेता की, दलित, कुर्मी, माने पासवान, जाति, राजपूत, माने हर आदमी का आज एक नेता है। लेकिन क्या उनकी पार्टी के कार्यकर्ता इतने काबिल नहीं होते जो उनको टिकट दिया जाए? वो ऐसे लोगों को टिकट मिलता है जो जीतने के कगार पर नहीं होते। आखिर क्यों? ये आपका बिल्कुल कहना चाहिए, यही रामविलास पासवान में कमी थी कि वो दलित नारा को लगाए, दलित की समस्याओं को केंद्र सरकार में करवाते रहे, लेकिन वो परिवारवाद और गुंडों को टिकट देते थे। ये रामविलास पासवान में ये चरित्रहीनता थी। अगर ये नहीं वो किए होते तो शायद ज्यादा दलितों का भला हुआ। आप जो बात कर रहे हैं, यही बात क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। नीतीश कुमार ने यही किया कि वो पिछड़े का नेता होने के बाद भी वो किसी भी व्यक्तिवाद, परिवारवाद नहीं किया और इसलिए उनकी पार्टी में एक स्टैंडर्ड समाजवाद बना रहा। लेकिन रामविलास जी के पार्टी में परिवार और गुंडा के अलावा कोई रहा ही नहीं। तो ये रामविलास जी की एक कमी थी जो दलित होने के चलते कुछ क्षमा भी हम कर सकते हैं कि पैसे का अभाव था, लेकिन चरित्र रहने से पैसा आ ही जाता है। तो मैं इस बात से आपसे सहमत हूँ कि जो भी पीछे, इसलिए तो मोदी साहब का नारा लोगों को पसंद आ रहा कि किसी को अपीजमेंट नहीं, सबको न्याय। मोदी साहब और भाजपा ने एक नई राजनीति गढ़ी है। हम लोहियावादी हैं और मोदी की क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? क्योंकि लोहिया का काम मोदी कर रहे हैं। पिछड़ों को आरक्षण देने का काम बनिया का, यादव का, कुर्मी का। आप देखिए उत्तर प्रदेश में यादव को छोड़कर तमाम पिछड़ी जातियों का नेता आज भाजपा हो गई। तो मोदी का काम, लोहिया का काम हो रहा है, अम्बेडकर का काम मोदी कर रहे हैं। तो इस मामले में मोदी जी एक राष्ट्रीय क्रांति कर रहे हैं। इस मामले में चरित्र हो, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया। इस मामले में समाजवादी नेताओं में चरित्र नहीं है और समाजवादी नेताओं में चरित्र नहीं होने के कारण भाजपा बढ़ गई। इस मामले में जैसे गरीबों के लिए काम किया, अगर चरित्र रहता रविनाथ तो जी, भाजपा नहीं बढ़ती। इस मामले में जैसे आप बीजेपी को 100 में 100 नंबर देते हैं कि मोदी ने लोहियावाद, मोदी ने पिछड़ावाद, मोदी ने अग्रणी, सबको अम्बेडकरवाद को मोदी ने सबके सामने लाया, अपने उसमें 100 में 100 नंबर देते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है जैसे मोदी की सरकार आती है, मोदी आज से 10 साल, अब मोदी 10 साल प्रधानमंत्री हो गए, अब तीसरी बार की तैयारी अब मान चुके हैं, 2 बार तो जीत चुके हैं, 2 बार देश के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं अभी 6ठे साल, एक बार जीत करके 5 साल पूरा कंप्लीट किया, अब ये दूसरी साल उनका चल रहा है।
लेकिन इस प्रतिनिधित्व में कहीं मोदी, ऐसा लग रहा है आपको कि मोदी कुछ खो रहे हैं, या जिस मोदी पे लोगों ने भरोसा किया था, क्या मोदी उस भरोसे को तोड़ने में कहीं, मैं इस बात से आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि आप समाजवाद की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आप इसका जवाब सही रूप से दे सकते हैं। मोदी लोगों से बोल करके आए थे मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, पहला। दूसरा, काला धन देश में वापस लाऊंगा। हम बात देखिए बिहार देश की बात कर रहे हैं, बिहार प्रदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं मुद्दे से भी थोड़ा सा हटना चाहूंगा, क्योंकि ये बात हमें जानना जरूरी है। काला धन की बात मोदी जी कर रहे थे, वो भी अभी तक देश में आया नहीं। रोजगार की बात हो रही थी, रोजगार में मोदी सरकार फेल है। विकास की बात हो रही थी, विकास उन्होंने किया, विकास रोजगार के मुद्दे पर वहां पर फेल है, जिस तरह से बात हो रही थी। हम मोदी की और बात जो थी, इसमें सबसे अगला जो बात था उनका रोजगार, पहला। सबसे पहले मैं रोजगार के मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। रोजगार में मोदी क्यों फेल, और आर्थिक नीति के मामले में भाजपा क्यों अभी तक फिसलती हुई नजर आ रही है? देखिए, कोरोना काल को छोड़ दें तो मोदी का जो प्रोग्राम चल रहा था भारत के आर्थिक नवनिर्माण का, वो अच्छा प्रोग्राम था। हुआ क्या है कि हम लोगों को रोजगार के मामले में कमी इसलिए दिखाई पड़ रही है, तो हम लोगों का देश में रोजगार के मामले में कमी दिखाई पड़ रही है कि रोजगार के हम लोग सरकारी नौकरी से सीमित कर देते हैं। सरकारी नौकरी से सीमित नहीं करना होगा। अभी आपको हम लोग का बिहार का और झारखंड का अनुभव लेकर देख लें हम लोग। मेरा तो एक अनुभव है कि सरकार के अधिकांश विभागों को हटा देना चाहिए। सरकार के सेवा क्षेत्र में सरकारी विभाग को हटा देंगे। नगर निगम हमारे यहाँ आदितपुर में है, नरक निगम बना हुआ है। हम टिस्को का बिजली लिए हैं पिछले 3-4 से। एक दिन बिजली जाती है तो मैं कंप्लेन करता हूँ 4 बजे सुबह, और जो है उसके बाद कंप्लेन नोट करता है। उसके बाद 2 बार 3 बार उसका फोन आता है कि हमारा आदमी पहुंचा कि नहीं पहुंचा। फिर उसके बाद से उसको करता है, सेवा प्रदान करता है। उसके बाद से फिर फीडबैक लेता है कि कैसा काम रहा। आप जमशेद आदितपुर में देख लीजिए, किसी नगर निगम को किसी भी विभाग में आप लाख कहते रह जाइएगा तो वहाँ से पूछने वाला तो कहिए ही नहीं। आप जाते हैं तभी भी नहीं सुनता। तो सेवा क्षेत्र में उसी को सेवा दी जाए जो सेवा जनता को पहुंचा सके। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, नल पानी हो, उसके बाद से बस सेवा हो, उसके बाद से सफाई सेवा हो। तो इसमें मैं मोदी साहब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, मैं इसको अच्छा मानता हूँ। अब ये समाजवादी लोग क्या कर रहे हैं, निगेटिव राजनीति अभी समाजवादी लोग कर रहे हैं। अभी मोदी को एक ही कमी हो रही है कि निचले वर्ग का जो 5 करोड़ 7 करोड़ गरीब वर्ग है, मध्य वर्ग है, उसका तनख्वाह उनको कम से कम आज के हैसियत से 25-30 हजार कर देना चाहिए। आज के बाजार के भाव से एक गरीब ठेला बेचने वाले को, एक टेम्पो चलाने वाले को 30-40 लाख रुपया देने का व्यवस्था। जैसे सिंगापुर में एक टैक्सी चलाता है, वो अपना परिवार को फ्लैट रखता है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाता है। तो मोदी में एक ही कमी हो रही है कि विकास कर रहे हैं, धनी लोगों का वृद्धि हो रहा है, लेकिन धनी लोगों से और टैक्स ले जाए। अभी हमारे यहाँ इनकम टैक्स 30% का सीलिंग है। हम कहते हैं 30% का सीलिंग को बंद करना चाहिए, इसको 50% करना चाहिए। तो हमारे मोदी में एक ही कमी है कि समता के लिए जो निचले 5 करोड़ 10 करोड़ डेली रोजगार करने वाले लोगों हैं, उनके लिए आय बढ़ाना जरूरी है। उनका आय बढ़ेगा तभी मार्केट भी बढ़ेगा। इकोनॉमिक्स में इसका जैसा शिकार जिसको कहते हैं कि इकोनॉमी जो होता है, इकोनॉमी के तहत में सरकार, और सरकार उसी से चलती है, आपको ये पता है। जीडीपी हो चाहे सरकार में इतिहास जो बात करते हैं, कहीं ना कहीं किसी रूप में अगर सरकार चलाने के लिए पैसे ना हो तो सरकार नहीं चलती है। मतलब मैं कह सकता हूं आरबीआई का जो मेन रोल होता है, जिस तरह से इतिहास और की बात की जाए तो उनका मेन रोल होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स के तहत अगर हम पीछे देखें तो कहीं ना कहीं सरकार जो है पिछड़ती हुई इस पर नजर आती है। बाकी हर मुद्दों पर मोदी को लोग 100 में 100% देते हैं। कहते हैं कि बिहार में सरकार भले चेंज हो जाए, केंद्र में लोग आज भी मोदी की सत्ता चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? 370 आपने देखा किस तरह से 370 पर उन्होंने काम किया, और अडिग फैसले लेकर के उन्होंने काम किया लोगों को। तो ये जो फैसला था मोदी का, ये अडिग फैसला साफ था। क्यों? आपको पता है
क्योंकि जिस तरह से 370 था, राम मंदिर था, ये कई और ऐसे मुद्दे थे जिस पर मोदी हमेशा अड़िग हुए। चलिए वापस बिहार की तरफ चलते हैं। फिर मैं आपको बता दूं कि एनडीए जो है अभी 126 प्लस के पर चल रही है और आरजेडी, मैं कहूं कि महागठबंधन जो है 104 प्लस के आसपास में चल रही है। 243 सीटों का जो रुझान है आपके पास में है, मतलब 107 के आसपास में महागठबंधन है और 126 के आसपास में बीजेपी है। और मैं जिस तरह से वीआईपी एंड टाइम में अगर मैं कहूं कि मुकेश सहनी की पार्टी बीजेपी में आई थी और उनको 5 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। कांग्रेस को जिस तरह से पिछली बार वो 40 सीटें लेकर के आई थी, इस बार कांग्रेस जो है नुकसान में दिख रही है, करीब 22 सीटों के आसपास में उनको नुकसान होता दिख रहा है। और वहीं मैं बात करूं जिनका अस्तित्व लगभग खो चुका था, उन्होंने अपने अस्तित्व को बचाया है, भाकपा माले सीपीआई, करीब 19 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं और लगभग कई सीटों पर 5 से 6 सीटों पर जीत दर्ज करने के करीब वो पहुंच चुके हैं। हम बात कर रहे हैं रुझानों की, 50% मतदान कंप्लीट हो चुका है, मतलब 2 करोड़ लोगों का मतदान का रिजल्ट जो है आ चुका है। अब 2 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनका मतदान का रिजल्ट फाइनल आना बाकी है। वापस मैं दिवाकर झा के पास चलता हूं, उनसे जानने की कोशिश करता हूं जिस तरह से रुझान में महागठबंधन से हट करके एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, क्या अभी भी ये बरकरार रहने की कोशिश, या आप में जो खुशी और जितने भी आप लोगों ने लड्डू और जो जश्न आप लोगों में बनाने की तैयारी की गई थी, क्या वो अभी कायम है? जी हाँ, आप देख लीजिए, पहले 103 आपको दिखाई दे रहा था, अभी 107 हम हो गए। अभी और भी हमारा बाकी है काउंटिंग और उनका कम हो रहा है। कुछ ही समय के बाद आपको पूरा विश्वास में रखता हूं कि वो कम आ जाएंगे, 107 में वो आ जाएंगे और मैं 126 हो जाऊंगा। अच्छा, आप लोगों ने रोजगार और विकास के नाम पर वोट मांगा था। कांग्रेस जिस तरह से बात कर रहे थे, कांग्रेस हो या आरजेडी हो या हम जो भी उनके साथ जुड़े थे, आरजेडी कांग्रेस साथ में आप लोगों के साथ थे, आपके साथ ये पार्टियां जो जुड़ी थी महागठबंधन में, तो आप लोगों ने विकास और रोजगार के नाम पर वोट मांगा था। तो क्या आपको लगता है कि बिहार की जनता ने विकास और रोजगार के नाम पर आपको वोट दिया? निश्चित, हमने रोजगार की बात की है और युवाओं का पूरा साथ मिला है हमें। जहाँ के युवाओं को हम विश्वास में नहीं ले सके या मतदाताओं को, वहीं हमारा गड़बड़ हुआ है, वरना अभी तक तो पूरा सीट 200 सीट हम ही लोग का होना चाहिए था। ये लोग तो जिस स्थिति से मोदी जी बार बार चुनाव में सभाएं कर रहे थे और वो बार बार बोल रहे थे कि हम लोग का जो मकसद है, आपने आज से 15 साल पहले जंगल राज देखा है, युवाओं का जंगल राज, तेज तरार, तेज रफ्तार, तेज सरकार पे भारी अटैक उन्होंने किया था कि जंगल राज के युवराज को कितना लोग पसंद करेंगे, क्या जंगल राज का युवराज अगर आता है तो वो आपके लिए कितना विकास करेंगे। ऐसे मुद्दे पर मोदी जी अटैक कर रहे थे और बार बार आप अपने मुद्दे पर इस बार कायम थे, रोजगार और विकास। तो क्या मोदी जी का अटैक आपके साथ काम नहीं किया या मोदी जी का अटैक को आपने काम नहीं होने दिया? यह तो फैसला खुद आपको करना चाहिए कि उनका पूरा कैबिनेट घूम घूम कर यहाँ प्रचार कर रहा है, चाहे माननीय रविशंकर जी हों, हमारे माननीय अमित शाह जी हों, बाबू राजनाथ सिंह जी हों, सभी आके प्रचार करते रहे और तेजस्वी अकेला ही प्रचार में उतरा रहा। कांग्रेस की ओर से ही कांग्रेस के बड़े नेता आए हैं, बाकी तेजस्वी तो बिल्कुल अपने ही पार्टी की बातें करते रहे हैं और तब उन्होंने यहाँ तक पहुँचा दिया अपने आप को। तो अकेला में तेजस्वी जी ने इतना सीट पाया, इसकी तारीफ होनी चाहिए। उनके साथ तो मोदी जी तो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ पूरा कैबिनेट सब घूमता रहा है, कई सांसद भी हैं यहाँ पर। कांग्रेस का एकमात्र सांसद है, उसका भी प्रभाव पड़ा है उनके ये पर। फिर भी चलिए, भाजपा से मैं जानने की कोशिश करूंगा रमन चौधरी जी से, जिस तरह से तेजस्वी ने चुनाव लड़ा है, क्या वो काबिले तारीफ है? क्योंकि वो खुद भी स्टार प्रचारक थे और उनके पिता जो महागठबंधन के कभी सुप्रीमो हुआ करते थे और खुद भी अपने आरजेडी प्रमुख हुआ करते सुप्रीमो थे, वो अभी जेल में है और वो सजायाफ्ता है। आपको भी पता, चारा घोटाला में सजायाफ्ता है और वो जेल में है। उनको छोड़कर उनके बेटे ने जो एक उनका मैनिफेस्टो भी जारी किया गया था प्रण के नाम से, तो आपको भी पता होगा, वो जेल में होने के बाद में और तेजस्वी सरकार चुनाव लड़ रहे हैं और खुद भी स्टार प्रचारक थे और खुद भी चुनाव लड़ रहे थे राघोपुर से। हालांकि वो चुनाव जीत रहे हैं, आगे चल रहे हैं। उनके बड़े भाई जो हैं हसनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तेज प्रताप। तो मैं ये कहूँगा कि पिता की छवि जो है, पिता की छवि को लेकर वो चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव में जिस तरह से, क्या आपको लगता है कि वो पूरे परिपक्व दिख रहे थे? देखिए, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, मेरे को ये सवाल आपसे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं बताऊंगा आपको। इसके पीछे पूछने का भी एक राज है, क्योंकि देखिए आपको भी समझना होगा कि एक जिसके ऊपर बार बार ये आरोप लग रहे थे, एक अनपढ़ आदमी,
9वीं फेल, क्या वो देश का मैंने बिहार का प्रधानमंत्री बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है? माफ कीजिएगा, बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है? क्योंकि उसके बार बार आरोप लग रहे थे। उसी परिपक्वता के आरोप के तहत में हो सकता है कि बिहार का जो जनादेश हो, वह जिस तरह से लोग पलटने की बात करते हैं, एग्जिट पोल में बिहार में लोगों ने महागठबंधन को दिखाया था। तो मैं ये बीजेपी सवाल करना चाहूंगा कि वो कितना परिपक्व मान रहे इस बात को। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात को करती है। अभी मैं आपको ये माने कह सकता हूँ, जो अभी मैं नतीजे देख रहा हूँ कि 108 सीट महागठबंधन में तेजस्वी जैसे 9वीं पास बच्चे के नेतृत्व को दे रही है। यही हमारे बिहार का पिछड़ने का कारण है। हमारे 108 109 सीट पे माने ऐसे मतदाता हैं, मैं उनके बुद्धि को सुधारने की माने कोशिश आग्रह करूंगा कि आप भविष्य को, एक तरफ हम चांद मंगल पे जा रहा है जनता और एक तरफ विज्ञान कहाँ प्रगति कर रही है, और आप एक 9वीं पास जो जिसके पिताजी चारा घोटाले में कई मामले में जेल में हैं, उनकी बेल नहीं हो पा रही है, उनके जो शासन थे 10-15 साल, बिहार क्यों पिछड़ गया? बिहार 15 साल कुशासन में था, जिसे सुधारने में हमारे नीतीश कुमार जी को बहुत मेहनत करना पड़ा। आप समझिए कि यदि आप माइनस में जाएंगे तो पहले तो 0 तक आना पड़ेगा, उसके बाद प्रगति होगी। तो हम ये कहेंगे कि जो भी माने बिहार का पिछड़ने का कारण तेजस्वी जैसे नेतृत्व को 110 सीट 108 सीट देने वाले लोगों को पुनः विचार करना चाहिए, और भारत को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रवाद की जो बात करती है, ईमानदारी, कोई भी अभी आप 6 साल जो बीजेपी की शासन हुई है केंद्र में, बिहार में भी कहीं पर भी आपने भ्रष्टाचार का नहीं देखा, कहीं पर भी परिवारवाद को बढ़ते हुए नहीं देखा। तो ऐसे लोगों के को मदद करना चाहिए, और जो लोग अभी उस विचारधारा में हैं तेजस्वी जी के साथ, उनको वापस हमारे राष्ट्र के साथ जुड़ना चाहिए ताकि बिहार विकसित हो सके। क्या लगता है, जैसे रुझानों में अभी बीजेपी ने बढ़त बढ़ा रखी है, मतलब एनडीए की, तो क्या लगता है ये रुझान फाइनल हो पाएगा? जी बिल्कुल। देखिए, 10 करोड़ लोगों ने, आपने तो देखा ही एग्जिट पोल में कि मैंने बीजेपी और एनडीए को लोगों ने पीछे बताया, परंतु जो बिहार के विकास और राष्ट्र के सबके विकास को देखना चाहते हैं, जो मोदी जी के सपने को साकार करना चाहते हैं, वो 6 वर्ष में जो विकास हुआ है वो पिछले 67-68 वर्षों में नहीं हो पाया है। मोदी जी पे अभी भी विश्वास कायम है लोगों का, और मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले 5 साल बहुत ही क्रूशियल हैं देश के लिए भी और बिहार राज्य के लिए भी। हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के करीब हैं, और यदि जिस दिन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा उस दिन आप बेरोजगारी की समस्या के लिए भी हमसे नहीं पूछेंगे, और हम लोग मूलभूत सुविधा को बढ़ाने के लिए पूरे देश में, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक में सभी जगह काम हो रहे हैं, और इसका नतीजा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के बाद अवश्य दिखेगा। चलिए, करें तो बाद में पता चलेगा किसका विकास होगा, कौन देश में आएगा, ये तो बात करेंगे। लेकिन चलिए फिर एक क्वेश्चन मैं सुरेश धारी जी से, कोल्हान प्रवक्ता है भाई सुरेश धारी जी, तो उनसे एक क्वेश्चन बनता है, किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? फिर आपसे वही क्वेश्चन, क्योंकि आपसे ये बात जानना बहुत जरूरी है। अभी भी आप पूर्ण विश्वास में लवरेज है कि सरकार तो मेरी बनेगी और मुख्यमंत्री भी भाई मेरा ही होगा? ये महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार की जनता की सरकार बनेगी। यह चुनाव बिहार में एनडीए वर्सेस जनता, बिहार की जनता है। ये चुनाव कोई पार्टी के विरोध में चुनाव नहीं हो रहा है। ये चुनाव भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का जो गठजोड़ है, जो जिन लोगों ने छद में भेष धर लिया है विकास के नाम पर। विकास इनका कोई मुद्दा नहीं है, इनका मुद्दा संप्रदायवाद है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है। इनके बड़े बड़े नेता बिहार में आते हैं और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। जहां हमारे नेता तेजस्वी यादव ने रोजगार की बात किया कि हम 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे, वहीं जिन लोगों ने रोजगार का खिल्ली उड़ाया, मजाक उड़ाया, उसके बाद 19 लाख रोजगार की बात इन्होंने किया। 3 लोगों को किसी मामले में शर्म नहीं आती है। अभी हमारे साथी भाई रमन जी ने आंकड़ों की बाजीगरी में भाजपा से कोई नहीं जीत सकता है। ये लोग आंकड़ा दिखा करके आंख बंद डब्बा गायब करने का काम करते हैं। यही इनकी परिपाटी रही है। वो भारत प्रधानमंत्री से लेकर के नीतीश कुमार, हम तो बार बार बोलते हैं कि कहाँ है बिहार में पढ़ाई, कहाँ है बिहार में सिंचाई, कहाँ है बिहार में कमाई, कहाँ है बिहार में महंगाई पर। आप महंगाई पर क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? आप सिंचाई पर क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? आप दवाई पर क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? क्यों इस पर अपने आप को पीछे ढके लेते हैं? मोदी जी को आगे करके आप उनके पीछे छिप जाते हैं। अब मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के पीछे छिप जाते हैं। सामने जनता की जो समस्या है, जनता परेशान है भूख से, जनता परेशान है
पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है और साल भर से स्कूल बंद है, साल भर से सारा रोजगार बंद है। क्या कभी आपने सोचने का काम किया कि जिसका बच्चा साल भर से स्कूल नहीं जा पा रहा है और घर में पढ़ाई हो? आपने तो रोजगार के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर आपने लोगों से वोट मांगा था, लोगों से समर्थन मांगा था, फिर भी आप क्यों पिछड़ते हुए नजर आ रहे नहीं, पिछड़ नहीं रहे हैं। कौन बोल दिया वो पिछड़ रहे हैं? चूंकि लड़ाई, ये बहुत बड़ा लड़ाई देश में, एक विपक्ष जो विपक्ष है वो विपक्ष इस देश में बहुत बड़ा लड़ाई लड़ रहा है, जहां भाजपा के लोग सारे अस्त्र शस्त्र से लैस हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ बड़े बड़े कारोबारी हैं, उनके साथ बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं। वैसे परिस्थिति में हम उनके साथ लड़ाई लड़ भी रहे हैं, जो तमाम देश के विपक्ष के लोग। ये बहुत बड़ी बात है कि सारे शक्तियों के विरोध में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग किसी भी आंदोलन को तो रौन देना चाहते हैं, लेकिन उससे परिस्थिति में आज किसी प्रकार का आवाज उठाइएगा, ये लोग केस कर देना चाहता है, जेल भेजना चाहता है। और कोरोना के नाम पर इन लोगों ने देश के लोगों को डरा करके शासन करने का काम करा। कोरोना एक बहाना है, कोरोना इन लोगों के लिए डराने का एक माध्यम है। अभी आपने देखा होगा चुनाव में कि चुनाव में लोगों ने वैक्सीन के नाम पर, अब वैक्सीन सरकार के पैसे से दवा बन रही है साहब, तो सरकार का पैसा, उसमें हमारा ही पैसा है। तो जब हमारा पैसा लगा है, फिर दवाई में पैसा किस बात की भाई? दवा फ्री में मिलेगी क्या? आपकी अपने फ्री दवा जो है अपने घर से लाए हैं, अपने पिताजी के यहाँ से दवाई बना रहे हैं, अपने नाना के यहाँ से दवाई बना रहे हैं। दवाई राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्र के पैसा में हमारा भी हक है, हमारा हक है। हम पैसे से दवाई क्यों लेंगे? हम फ्री में दवाई लेंगे। और दवाई बांट के वोट लेना चाहते हैं, वोट की राजनीति, लोगों को मतलब वोट की राजनीति बना लिया लोगों को। ये नहीं चलेगा। बिहार के जनता इसको स्वीकारा है और आप रिजल्ट देख लीजिएगा कि शाम रात 10 बजे तक रिजल्ट जो है महागठबंधन की तरफ होगा और महागठबंधन नेता तेजस्वी यादव इस राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। तमाम युवा उनके साथ है। ये कभी युवाओं का वोट जो है कहीं पर व्यर्थ नहीं जाएगा। इसको विश्वास बोलते हैं, गजब का विश्वास बोलते हैं। आप ये विश्वास को देख करके मैं कह सकता हूं कि अगर ऐसे समय भी इतने विश्वास में सुरेश धारी बोल रहे हैं तो कहीं कुछ ना कुछ होगा भाई। अभी रुझानों में चल रहा है तो बदलेगा समीकरण, मतलब कि रुझान को वो चाहते कि जो हमारा समीकरण है हमारा ही मुख्यमंत्री होगा, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। साफ शब्दों में वही बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन उनसे और जानना चाहूंगा, जिस तरह से तेजस्वी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से तेजस्वी के ऊपर बार बार लोग कहते हैं 9वीं फेल है, वो क्या प्रदेश का विस्तार कर सकते हैं, प्रदेश का विकास कर सकते हैं? उनके ऊपर आरोप लगते हैं, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, राजनीति में योग्यता का कहीं कोई इसका कोई महत्व नहीं होता। आपने देखा विगत प्रधानमंत्री जी के जो शिक्षा मंत्री थी कुछ दिन पहले, स्मृति ईरानी 8वां पास थी। अब देखिएगा जो भी भाजपा के जो बड़े बड़े मंत्री थे उनका योग्यता मांगिए, कोई योग्यता देने को तैयार नहीं, कोई अपना सर्टिफिकेट देने को तैयार नहीं है। अब किसकी बात कर रहे हैं? पढ़ाई की बात कौन कर रहा है? वो अनपढ़ लोग जो कहीं पढ़ा नहीं, जो स्कूल नहीं गया। कब ये लोग स्कूल गए हैं? अपना आंकड़ा दें, कभी स्कूल गए हैं? और रहा सवाल इतिहास गवाह है देश में, पीछे चले जाइए, अकबर 13 साल की उम्र में राजा बना था, कौन क्लास पढ़ रहा था? ये अकबर बीरबल की बात अगर हम करेंगे ये उस समय की बात है, लेकिन आज 70 साल बाद देश विकास के तरफ में बात करता है। उनको पढ़े लिखे उम्मीदवार चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए, ताकि वो सदन में बोल सके, आपकी आवाज को उठा सके, पढ़ सके। तेजस्वी यादव पर बिहार के पढ़े लिखे नौजवानों का विश्वास है, तो आपसे ज्यादा तेज है नौजवान जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो MBA पास है, जो इंजीनियर के, जो डॉक्टरी के हैं, उनको तेजस्वी पर विश्वास है। आपके पढ़े लिखे लोगों पर बिहार के नौजवानों का विश्वास नहीं है, क्योंकि आप आंकड़ा का खेल खेलते हैं और आंकड़ा के खेल में आंख बंद डबा गायब करने का काम करते हैं। बिहार के नेता तेजस्वी यादव है और पढ़े लिखों का नेता तेजस्वी यादव है और सबसे बढ़िया विकास करके दिखाएगा। और आप जंगल राज की बात करते हैं, जंगल राज नहीं था लालू यादव का जमाना, जब न्याय का राज था, लोगों को न्याय दिलाने का काम हुआ। उस समय की मांग थी, जब न्याय नहीं मिल रहा था, लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। उसका जंगल राज इसलिए बोल रहे हैं कि कल तक आप समाज पर अत्याचार करते थे और आपके अत्याचार को लोगों ने हाथ पकड़ने का काम किया। आखिर जंगल राज की बात करते हैं, समाजवाद से तो वो भी निकले हैं, समाजवाद से नीतीश कुमार भी निकले। तो एक नेता के नीचे 2 नेता निकले, लेकिन एक समाजवाद के वंशवाद पर काम नहीं कर रहा, लेकिन एक परिवारवाद पे काम कर रहा। कैसे नहीं आता बात? कोई जंगल राज, आप यूपी में जाइए, बाप की जगह मैंने जंगल राज की बात आपसे नहीं की, मैंने आपसे बात की परिवार, जिस समाजवाद की बात कर रहा हूं, क्या वो समाजवाद को पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं? क्या परिवारवाद है? तेजस्वी परिवारवाद है। तेजस्वी साहब इसके पूर्व के सरकार में मंत्री रह चुके हैं, तेजस्वी साहब इसके पहले विधायक बने हैं। तो विधायक बनना, तो खुद विधायक बन क्या है? जनता ने उनको चुना है। जब जनता चुना थी, परिवारवाद कहाँ रह गया साहब? जनता ने उनको चुना है। जनता हसनपुर से, जनता राघोपुर से, राज्यसभा की राबड़ी में विधान परिषद आपकी राबड़ी देवी, मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके घर से राज्यसभा मीसा भारती, तो सब उनके घर में ही रहेंगे। तो बाहर भाजपा में सैकड़ों नेता हैं जो अपने कल्याण सिंह का पोता तक MLA बन गया, राजनाथ सिंह का बेटा नेता बन गया। अब किसकी बात करते हैं? भाजपा में सैकड़ों नेता है जिनके पोता, बेटा छोड़ दीजिए, पोता तक नेता बन गया और MLA MP बन गया। लेकिन लालू यादव का बहुत, और कांग्रेस पर आप आरोप लगाते हैं। कांग्रेस पर आरोप लगाने का भाजपा को कोई अधिकार नहीं है। चलनी दूसरे सूप को
भाजपा के अधिकार नहीं कांग्रेस पार्टी और राजद के नेताओं को दूसरा ही काम करेगा। मतलब आप अभी भी एकदम विश्वास के तहत कह रहे हैं। टेबल ठोक के लड्डू हमारा 5 क्विंटल लड्डू बन के तैयार है, खाली सारा है टीवी में, कई सारा लोग हमारे लगे हुए टीवी में रिजल्ट आउट होगा, 5 क्विंटल लड्डू बन रहा है, अभी भी बन रहा है लड्डू। चलिए ऐसा ना देखिए, जिस तरह से ये विश्वास से लबरेज है और कह रहे हैं 5 क्विंटल लड्डू है, तो 5 क्विंटल लड्डू शायद बाद में इनको बेचना पड़े बीजेपी को, या हो सकता है कोई खरीदने के लिए उस जगह पर सस्ते दामों पर, मैं कह सकता हूं शायद तो भाजपा को लेना पड़े, या हो सकता है जो जिस तरह से वो कह रहे हैं तो भाई पटाखे फूटेंगे, दिवाली मनेगा, तो ये महागठबंधन के साथ होगा या एनडीए के साथ होगा, ये तो समय ही बताएगा। चलिए एक छोटे से कार्यकर्ता, फिर हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर जिस तरह से मैं उनसे बात करता बिहार को लेकर के और बिहार में विकास की लेकर के, वो रफ्तार कितनी तेज काम करे जिस हिसाब से है बिहार को लेकर के, तो वो रफ्तार है या नहीं। देखिए निश्चित तौर पर यह मुद्दा अब गर्म हो गई है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, जो कि हमारे प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो तंज कसा, इस पर मैं बता देना चाहता हूं कि भाजपा की जो सरकार है पूरे देश में और पूरे विश्व में, ये राजनीति के लिए नहीं करती, विकास की राजनीति चुनती है। जैसे कि उन्होंने बोला कि वैक्सीन के नाम पर वोट दिया जा रहा है, बिहार में वोट लिया जा रहा है, ये गलत है। और ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव के राज में, जब उनके लालू प्रसाद यादव जो चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, तो जंगल राज कायम था। रात के 7 बजे के बाद कोई व्यक्ति नहीं निकलता था, और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने जो बातें बताया, ये सरासर गलत है। मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस को बार बार बीजेपी पर आप शिकंजा ना कसे। बीजेपी देखिए बहुत ही खतरनाक और बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर बिहार का चुनाव आ चुका है। मैं कहूं बिहार, मतलब कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि भाई मैं दावे के साथ टेबल ठोक के कह सकता हूं सरकार हमारी बनेगी, तो अब मैं कह सकता हूं बीजेपी के लिए भी धड़कन बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की सीटें कम हो रही है और महागठबंधन 110 प्लस के आसपास में जा रही है, तो मैं आपको बता दूं ये बात, तो हो सकता धीरे धीरे अब रुझान से अब फाइनल रिजल्ट के तहत अब सरकार बनने जिस जो करीब में आता है आंकड़ा, वो आंकड़ा ये हर साल हर विधानसभा में, मैं कहता 2015 में अब तक ये क्लियर हो चुका था किसकी सरकार बनेगी। लेकिन कोरोना काल ने एक ऐसा समय उत्पन्न किया कि सरकार को व्यवस्थाएं बढ़ानी पड़ी। जो पोलिंग बूथ 60,000 थे उनको करीब 1 लाख किया गया, तो उनके तरफ से वो व्यवस्थाएं और उनके तरफ से समीकरण आने में, रिजल्ट आने तक उनसे समय लग रहा है। तो शायद इसीलिए अभी देखिए बीजेपी अभी 121 पर आ चुकी है और ये आंकड़ा 112-113 के आसपास में महागठबंधन जा रहा। तो ऐसा ना हो कि त्रिशंकु की तरह काम करे, ऐसा ना हो कि इस तरह जैसे सरकार क्या पूर्ण बहुमत सरकार ना मिले। लेकिन बार बार लोगों से यही लोग बार बार कह रहे हैं सरकार हमारी बनेगी और महागठबंधन है, तो वो बार बार, क्योंकि देखिए उन्होंने एग्जिट पोल भी देखा है तो पूर्ण विश्वास है। और बार बार उन्होंने 5 क्विंटल लड्डू मंगा रखा है, केक मंगवा रखा है, ढोल नगाड़े भी मंगवा रखे हैं। तो ये अब कितना काम करेगा ये तो समय बताएगा, आने वाला समय। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और हमारी खबरों को हमेशा और तत्काल की तरह लाइक और शेयर करना ना भूले। मनमोहन सिंह राजपूत को धन्यवाद। इंडियन न्यूज वायरल आप देखना ना भूलें। अरे बोले आपको धन्यवाद भाई मनमोहन।